नमस्कार, मैं पवन चौधरी। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और उससे पहले आपको हमने क्या पढ़ाया था, आपको हमने उससे पहले डाइपोल मोमेंट पढ़ा दिया, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया। हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से आ गया तो आप डाइपोल मोमेंट अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से जो टॉपिक है अपना क्लियर होता है। जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो डाइपोल मोमेंट है जिसके द्वारा हम बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड है वो पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर होगा, किसके लिए म्यू का मान 0 होगा, किसके लिए म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो अपन डिफाइन करते हैं किसके द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को आपका पहले वीडियो अपलोड हो चुका है तो उसको देखें और हाइब्रिडाइजेशन को समझें। और उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट एक एक पार्ट को देखते हुए चलें। स्टार्टिंग से यूनिट स्टार्ट हो रखी है तो पार्ट 1 से स्टार्ट करें आप यूनिट को, और धीरे धीरे, क्योंकि बेसिक जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना यूनिट को, बीच में से मत पढ़ना, स्टार्टिंग से पढ़ना, ठीक है। तो अपन फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, देखो बॉन्ड पैरामीटर्स या इसी को बोलते हैं बंध मापक्रम, बंध मापक्रम या आबंध प्राचल, बंध मापक्रम या आबंध प्राचल। देखो जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं क्या होते हैं, आप पढ़ रहे हो यूनिट केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने बॉन्ड है वो पढ़ रखे हैं। आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये सभी बॉन्ड है आपने पढ़ रखे हैं। इन बॉन्ड को कुछ एक यूनिट होती है जिनके द्वारा हम मापते हैं, तो वो कहलाते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। किस तरीके से हम जो बॉन्ड बनता है उसको मापते हैं। तो देखो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं आपके किसकी, बॉन्ड लेंथ की, कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ बंध लंबाई। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, जो बीच की औसत दूरी है वो कहलाएगी आपकी क्या, बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ। तो कैसे, देखो कि आपने जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसके अंदर आपने मैंने सबसे पहले बताया था कि आपकी जो कोवलेंट रेडियस होती है या आपकी मेटालिक रेडियस या वैन डेर वाल्स रेडियस, तीनों प्रकार की रेडियस आपको डिफाइन की थी। तो उसके अंदर आपने क्या देखा कि जो कोवलेंट रेडियस होती है वो आपने ये देखा कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, ये तो कहलाता है आपकी क्या, रेडियस। लेकिन अपन लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ ये है इनका, जो दो परमाणु इनके नाभिकों के बीच की औसत जो दूरी है वो कहलाती है बॉन्ड लेंथ कहलाती है। ये तो आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई, ठीक है। इसको फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक, देखो बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से। आपको सीधा से यही ध्यान रखना है, आपसे सीधा से पूछेगा क्वेश्चन कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो उसके अंदर आपको देखो क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। आपके जो साइज है, जो भी एटॉमिक साइज दे रखा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको पहली चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के, मल्टीप्लिसिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, बंध क्रम, या तो बंध क्रम बोल दो या इसी को बोल देते हैं बंध बहुलता, बंध की बहुलता, बंध की बहुलता, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बंध की बहुलता या बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम, ठीक है। कि कितना उसके अंदर बॉन्ड है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सेकंड से आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस लक्षण के, एस लक्षण के, किसके अंदर एस लक्षण है वो ज्यादा है और किसके अंदर कम है। और एक और चीज कि ये डेल्टा EN क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा EN क्या होता है, विद्युत ऋणताओं का अंतर, दो परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर। इनके ऊपर बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट पड़ता है कि साइज के तो सीधे समानुपाती होता है, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी।
कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है कि आकार बढ़ता है। आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि साइज बढ़ता जाता है। तो वहां पे भी साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। फिर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, तो हम एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आप बात कर लो कि यहाँ पे HF लिख दिया, HCl लिख दिया। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले साइज की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर किसका साइज? हाइड्रोजन का जो ठीक है सेम, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका साइज ज्यादा है? तो अपने को पता है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो इसके अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन, तो किसका साइज बड़ा है? क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। तो ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड हम बात करते हैं कि ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, जैसे हम ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बॉन्ड की बहुलता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होती जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी? बॉन्ड लेंथ सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की होगी, क्योंकि बॉन्ड की बहुलता क्या होगी? यहाँ पे बढ़ गई। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की होगी। ये बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एस लक्षण की, कि एस लक्षण किसके ज्यादा होंगे किसके कम होंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो सेकंड हो गया। यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये देखो जैसे हम बात करते हैं आपके PCl3 और PCl5 की करते हैं। तो यहाँ पे देखो PCl3 के अंदर सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो PCl3 के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, संकरण निकालोगे, तो देखो फास्फोरस है, कौन से ग्रुप का है? 5वें ग्रुप का है, और 3 क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरीन। तो 8/2 क्या? तो 4 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो संकरण कौन सा होता है? sp3। ऐसे PCl5 की बात करते हैं, तो PCl5 के अंदर ये 5वें ग्रुप का और 5 क्लोरीन, 10/2 किया तो 5 ऑर्बिटल यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो संकरण कौन सा होता है? sp3d। अब इसके अंदर अपने को क्या देखना है? एस लक्षण देखने की किसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है। जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस लक्षण के बॉन्ड लेंथ। तो देखो ये PCl3 sp3 के अंदर जो S के कैरेक्टर है वो S कैरेक्टर कितने हैं? यहाँ पे देखो 25%, क्योंकि अपने पास टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 हैं। 4 में से 1 का निकालोगे तो कितना आएगा? 25% आएगा। 25 चौके 100 होते हैं, इसलिए। तो देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। इनमें से निकालना किसका है? S का। S कितना है? 1। तो इसका जो S लक्षण है वो कितने आएंगे? यहाँ पे यदि हम बात करें S लक्षण की, तो S लक्षण कितने आएंगे? ये 25% और ये 20%। तो किसके अंदर जो आपके S लक्षण है वो ज्यादा है? इसके अंदर ज्यादा है 25%। जिसके अंदर ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो इसके पास बॉन्ड है, इसके जो S लक्षण कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे हो? ठीक है। ऐसे जैसे हम बात करते हैं फिर आपके 1/डेल्टा EN, मतलब ये विद्युत ऋणाओं का जो अंतर होगा उसकी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम बात करते हैं आपके कि ये चौथा एग्जांपल इधर कर देता हूँ लास्ट वाले का। ये देखो जैसे हम बात करते हैं आपका HF, ठीक है, HCl, HBr और HL। यहाँ पे डेल्टा E फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। तो टोटल डेल्टा E की जो वैल्यू है वो कितनी आई? 1.9 आई। इसके अंदर क्लोरीन की होती है 3, हाइड्रोजन की 2.1, तो ये इसका अंतर निकाला था 0.9। हाइड्रोजन की कितनी होती है? ये 2.1 और ब्रोमीन की 2.8, तो ये कितनी हो गई? लगभग 0.8 में से कितना गया? तो ये 0.5 के समथिंग हो गई, ये 0.7 के समथिंग हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं H, हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.5 और इसकी 2.1, तो ये कितनी हो गई? 0.4 के समथिंग।
तो विद्युत ऋणताओं का जो अंतर है वो किसका कम है सबसे, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो इसका सबसे ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो HF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर HCl की ज्यादा, HBr की ज्यादा और HI की सबसे ज्यादा। तो ये तो सबसे पहले अपन बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ये 4 फैक्टर है, आपको ध्यान रखने हैं। सीधा सा क्वेश्चन इनमें से यूं ही पूछेगा आपको, कोई से जैसे ये दे दिए इनमें से पूछा कि निम्न में से किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो ये फैक्टर ध्यान रखना है कि H कैरेक्टर जिसके ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो H लक्षण जिसकी ज्यादा है इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। और डेल्टा एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये अपना पहला फैक्टर होता है बॉन्ड लेंथ का। दूसरे बॉन्ड पैरामीटर्स की हम बात करते हैं आपके बॉन्ड एनर्जी की। देखो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, तो ये देखो दूसरी हम बात करते हैं। दूसरा बॉन्ड पैरामीटर से आपके बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। देखो दूसरा है आपके क्या, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या इसी को बोल देते हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी या बंद ऊर्जा। देखो सिंपल सी हम बात करें कि बंद ऊर्जा क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, तो देखो आपने जब सबसे पहले केमिकल बॉन्ड जब पढ़ाया था मैंने, तो आपको क्या बताया था कि जब भी कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, उत्सर्जित होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब एक बॉन्ड तो टूटता है और एक बॉन्ड बनता है, तो दोनों के अंदर क्या होता है, एक के अंदर तो एनर्जी रिलीज होती है और एक के अंदर एनर्जी क्या होती है, अपने को जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक तो हम कहते हैं बंध निर्माण की ऊर्जा, बंध निर्माण ऊर्जा, और एक बंध वियोजन ऊर्जा। एक तो होती है 2 तरीके की ऊर्जा होती है, एक तो बंध निर्माण ऊर्जा, बंध निर्माण ऊर्जा, और एक होती है बंध वियोजन ऊर्जा, एक बंध निर्माण ऊर्जा और एक बंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है। तो देखो बंध निर्माण ऊर्जा तो क्या होती है कि बंध जब बनता है तो ऊर्जा वहां से क्या होती है, निकलती है। तो बंध निर्माण ऊर्जा कैसे कहेंगे कि जब 1-2 परमाणुओं के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां से ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। तो वो जो ऊर्जा रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, बंध निर्माण ऊर्जा कहलाती है। बंध वियोजन ऊर्जा क्या कहलाती है, किसी भी बंध को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जो आवश्यक एनर्जी होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। तो ये 2 तरीके की ऊर्जा होती है, लेकिन बंध निर्माण ऊर्जा इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, बंध वियोजन ऊर्जा की अपने को ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो बंध वियोजन ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, बंध ऊर्जा। तो इसीलिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि बंध ऊर्जा वो क्या होती है, तो उसको ये बोलते हैं कि किसी भी बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाती है, आपकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। लेकिन 2 तरीके की होती है, ध्यान रखना। इफेक्टिव कौन सी रहती है, ओनली बंध वियोजन ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, बंध ऊर्जा कहते हैं। तो देखो इसको हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखो इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको, ये आपकी बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी के अंदर बात करते हैं। जैसे आपने बॉन्ड लेंथ के अंदर पढ़ा कि एटॉमिक साइज के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहला तो ये कि ये साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि साइज जैसे जैसे बढ़ेगी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। कि जैसे जैसे आपका साइज वर्ग में ऊपर से नीचे चलते बढ़ते हैं तो बंध ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बंध को तोड़ना वहां पे मुश्किल होगा। क्यों, बंध क्या हो जाता है, दुर्बल बंध बनता है। लास्ट में जब जाते हैं आकार बढ़ता जाएगा तो बंध क्या होता है, दुर्बल होता है। यहाँ पे देखो ये तो हो गया साइज। और हम बात करते हैं कि जैसे आपने वहां देखा कि वो बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लिसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बंध की बहुलता, बंध क्रम में उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और हम बात करते हैं ये, जैसे वहां पे आपने पढ़ा कि ये किसके एस लक्षण के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे क्या पढ़ोगे, एस लक्षण के सीधे समानुपाती होती है। यहाँ पे ये एस लक्षण के सीधे समानुपाती होती है, ठीक है। एक और चीज वहां पे आपने पढ़ा था कि ये डेल्टा ईएन की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे डेल्टा ईएन की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और एक बंध की ध्रुवता, बंध की ध्रुवता के भी क्या होती है, ये सीधे समानुपाती होती है। एक और चीज, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के, इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्मों की संख्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतने सारे फैक्टर हैं, ये अपने क्या करते हैं, इसके अंदर वर्क करते हैं। इतने ऊपर के ये प्रभावी होता है कौन, बॉन्ड एनर्जी। एक एक फैक्टर अपन पढ़ते जाएंगे, एक एक का एग्जाम्पल देखते जाएंगे। तो देखो सबसे पहला साइज, हम साइज की बात करते हैं कि जैसे आपने वहां पढ़ा, जैसे वो ले लो HF और HCl ले लो, ठीक है। या जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप ये देख लो कि C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपके क्या है, यहाँ पे देखो HF और HCl। पहले HF HCl का बताता हूँ, किसका साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। HF के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा। छोटा तो साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा, ठीक है। सेकंड चीज देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो आकार है वो क्या है, छोटा, क्योंकि जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते जाते हैं तो साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो छोटे साइज को तोड़ने के लिए या वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे ये बॉन्ड साइज क्या होता है, इनवर्सली, मतलब साइज बढ़ेगा तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे ये इसका साइज छोटा, इसका सबसे बड़ा, कार्बन का बड़ा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में साइज है वो क्या है, छोटा, इसलिए बॉन्ड को तोड़ना यहाँ पे क्या होगा, मुश्किल होगा। दूसरा देखो बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी के, जैसे हम बात करते हैं आपके sp2 और sp3 यहाँ पे इनकी बात करते हैं तो बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। sp3 के बीच में क्या है आपके, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। sp2 के बीच में डबल बॉन्ड, sp के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे भी कम चाहिए होती है। तो ये दूसरा फैक्टर कि बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा एस लक्षण की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एस लक्षण की बात करते हैं तो एस लक्षण के अंदर देखो, जैसे हम बात करते हैं आपके एस लक्षण की, तो ये तीसरा, वैसे आपने पढ़ ही लिया कि sp3 sp2 और उनकी बात करेंगे तो वहां पे यही फैक्टर होगा कि इसके अंदर आपके एस कैरेक्टर वो क्या है, कम है 25%, इसके अंदर कितने हैं 33.33%, इसके अंदर से कितने हैं 25%, इसके अंदर 33.33% और इसके अंदर 50%। तो जिसके अंदर एस लक्षण ज्यादा होंगे वो क्या होगा आपका, उसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहीं पे ये भी फैक्टर अपना हो गया, ठीक है। डेल्टा ईएन की बात करते हैं कि डेल्टा ईएन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो जैसे हम बात करते हैं डेल्टा ईएन के, तो आपका HF, HCl, HBr और HI। तो यहाँ पे डेल्टा ईएन का मान यहाँ पे कितना आता है, 1.9 सबसे ज्यादा आता है। तो ये HF के लिए जो डेल्टा ईएन का मान है वो सबसे ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। फिर है आपकी बंध की ध्रुवता, बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो भी इसकी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो जैसे बात करते हैं हम इसी की, तो यहाँ पे देखो H
और ये F। तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। ज्यादा पोलरिटी क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इसमें ध्रुवता है वो ज्यादा आ जाती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए HF के अंदर ज्यादा पोलरिटी आ जाती है। तो HF के अंदर तो ज्यादा। और फिर आपका जैसे HCl, फिर HBr और HI, तो इसके अंदर जो पोलरिटी है वो HF बॉन्ड जो बनता है बीच में इसमें ज्यादा होती है, HCl में उससे कम, HBr में उससे कम और HI में सबसे कम। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आपके ये लास्ट में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि आपके बॉन्ड एनर्जी वो क्या होगी? कम होगी। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका एक तो नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास और एक फ्लोरीन फ्लोरीन के पास। तो इन सब में देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये फ्लोरीन फ्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास और कार्बन कार्बन की बात भी कर लेते हैं। चलो यहीं पे ये कार्बन और कार्बन, कार्बन के पास एक भी क्या नहीं होता? लॉन पेयर नहीं होता है, एक भी लॉन पेयर नहीं होता। नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 3 लॉन पेयर होते हैं। तो ये 3 लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या पता चल रहा है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन इनका साइज तो क्या होता है? छोटा। छोटे साइज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा होने के कारण इनकी छोटी साइज में जो फ्लोरीन के पास लॉन पेयर है ये क्या लगाते हैं? एक दूसरे परमाणु की तरफ क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण लगाते हैं। क्योंकि लॉन पेयर ज्यादा बढ़ गए तो ये लॉन पेयर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण लगाते हैं। प्रतिकर्षण लगाएंगे तो क्या होता है? प्रतिकर्षण लगाने पर इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बंध क्या हो जाता है? दुर्बल बंध बनता है और दुर्बल बंध बनने के कारण इसको तोड़ना क्या होता है? आसान होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जिसके पास लॉन पेयर एक भी नहीं है उसके बॉन्ड को तोड़ना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि इसके पास कोई भी रिपल्सन नहीं लग रहा है लॉन पेयर के बीच में। जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ेंगे उनके बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच में रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा। रिपल्सन किसके बीच में लगेगा? लॉन पेयर के बीच में लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया कि लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो सबसे ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे भी फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो प्रतिकर्षण का मान है वो क्या लगेगा? सबसे ज्यादा लगता है। तो देखो यहाँ पे भी हम बात करते हैं तो ये इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन अणु इसलिए आपने देखा होगा कि आपके F2 बन जाता है। ऐसे आपने कभी O2 बनता है, आपने H2 देखा है बनता हुआ? H2 नहीं बनता, ठीक है। ऐसे ही जो कमरे के ताप पर H2 नहीं बनता, O2 बनता है लेकिन H2 नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। ऐसे आपने N2 देखा है, N2 तो देखा है, कभी आपने P2 देखा है? P2 नहीं देखा, ये भी कमरे के ताप पर स्टेबल नहीं होता है। आपने P4 देखा होगा, P4 देखा है, S8 देखा है, आपने S2 भी नहीं देखा है ना, S8 के फॉर्म में मिलता है और ये P4 के रूप में मिलता है, P2 के रूप में नहीं मिलता है। ये कमरे के ताप पर स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ये सभी बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और फैक्टर यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे देखो ये तो बात होगी साइज का। मैं एक और एग्जांपल आपको बढ़िया बताता हूँ एकदम से, ठीक है। उसमें आपको रीजन भी पता करना है। देखो ये तो मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो साइज का ही बताऊंगा एक और। देखो यहाँ पे साइज की बात करते हैं, जैसे आपका ये Br क्लोरीन, ये अपवाद है ना, हैलोजनों में ये अपवाद होता है, ध्यान रखना है। ये अपवाद है हैलोजन वर्ग के तत्वों के अंदर। ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन
और फिर आयोडीन आयोडीन। ठीक है, अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉन्ड एनर्जी, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ये अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन इस हैलोजन तत्वों के अंदर क्या होता है, अपने को पता है कि साइज आयोडीन का सबसे ज्यादा है, तो इसकी तो बॉन्ड एनर्जी वैसे ही कम होगी। लेकिन फ्लोरीन में अपवाद आता है। फ्लोरीन में क्या अपवाद आता है कि यहाँ पे देखो, जो फ्लोरीन है उसके पास जो साइज है उसका क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है। छोटे साइज के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण लगने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन का जो बंध है वो दुर्बल बंध होता है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रबल बंध है या कौन सा दुर्बल बंध है, तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके अंदर आप फ्लोरीन मत कर लेना। F2 है वो दुर्बल बंध के अंदर आता है, और दुर्बल बंध के अंदर क्यों आता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। छोटे साइज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व वो ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण है वो ज्यादा लगता है। प्रतिकर्षण लगने के कारण ही ये बंध क्या हो जाता है, दुर्बल बंध हो जाता है। ऐसे यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, तो यहाँ पे ब्रोमीन है वो बंध प्रबल होता है, फ्लोरीन उससे कम और आयोडीन का सबसे कम। ये इंपॉर्टेंट है, अपवाद है, आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन अणु है F1 वो कैसा होता है, दुर्बल होता है, क्योंकि उसके क्या होता है, परमाणुओं के बीच में प्रतिकर्षण है वो क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ऐसे हम बात करते हैं जैसे आपका ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच सेम फंडा यहाँ पे है कि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा, सल्फर का साइज क्या होता है, बड़ा। छोटे साइज के अंदर वो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण क्या लगता है, ज्यादा लगता है। प्रतिकर्षण ज्यादा लगने के कारण ऑक्सीजन का बंध भी सल्फर से क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे भी बॉन्ड एनर्जी वो सल्फर की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, कि कौन सा बंध प्रबल होगा और कौन सा दुर्बल होगा। तो ये बात करते हैं, दूसरा बॉन्ड पैरामीटर्स था आपका बॉन्ड एनर्जी। तीसरा बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करते हैं अपन। तीसरा बॉन्ड पैरामीटर्स है आपका बॉन्ड एंगल। तीसरा है आपका बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। देखो तीसरा बॉन्ड पैरामीटर से आपका बॉन्ड एंगल या बंध कोण। देखो बंध कोण की बात करते हैं, तो बंध कोण होता क्या है कि जो बंध के बीच में समीपस्थ जो परमाणु उनके बीच में जो बंध है उसके जो कोण है वो आपके बंध कोण कहलाएंगे, जो पास में स्थित होते हैं। ठीक है, वो बंध कोण। डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं आपसे, सीधा सा फंडा है, आपको फैक्टर पूछते हैं कि कौन सा फैक्टर इस पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो बॉन्ड एंगल है वो हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल की। तो देखो सबसे पहले आपके बॉन्ड एंगल को इफेक्टिव करने वाले जो फैक्टर है उनकी बात करते हैं। बॉन्ड एंगल को कौन कौन प्रभावित करता है, तो देखो सबसे पहले तो ये एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम। एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सेंट्रल एटम की जो एटॉमिक साइज होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है, और बता देता हूं यहीं पे, ये बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वही है ना सराउंडिंग एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और पार्श्व परमाणु का आकार इसके
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 5 परमाणु के आकार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसके अंदर आपको फैक्टर है वो ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज और सेंट्रल एटम की। तो जैसे देखो एटॉमिक साइज और सेंट्रल एटम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एक तो आपका जैसे NH3 है, PH3 है, ASH3, ठीक है, ये हाइड्राइड है, नाइट्रोजन साइड है उसके हाइड्राइड है। तो उनके बीच हम बात करते हैं कि एटॉमिक साइज और सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसकी बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल किसका कम होगा, आर्सेनिक का साइज, फास्फोरस का और नाइट्रोजन का। ये देखना है सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम तो आर्सेनिक का साइज सबसे बड़ा है तो इसकी बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पे NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, PH3 का उससे ज्यादा और ASH3 का उससे कम होता है, ठीक है। और इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं कि ये परसेंटेज S लक्षण के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये नंबर ऑफ लॉन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दो फैक्टर और ध्यान रख लो। वैसे ही है जैसे आपने पहले पढ़ रखे हैं, इसमें भी ये फैक्टर काम करते हैं। तो इसके अंदर देखो एक तो ये, दूसरा देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की। जैसे हम बात करते हैं, जैसे देखो आपको H2O और H2S है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की कम है। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, H2O का ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं कि परसेंटेज S लक्षण, परसेंटेज S लक्षण किसकी ज्यादा होंगे। तो परसेंटेज S लक्षण तो आपको पता है कि sp3, sp2, sp जिसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। नंबर ऑफ लॉन पेयर की बात करते हैं, जैसे नंबर ऑफ लॉन पेयर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ लॉन पेयर जैसे CH4 के अंदर एक भी नहीं होता, NH3 के अंदर कितना होता है, एक होता है, और आपके H2 के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो लॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, रीजन आपको पहले बता दिया कि लॉन पेयर से भी क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 का बॉन्ड, इसके बाद लॉन पेयर एक भी नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, NH3 का उससे कम, H2 का उससे कम। और आपको वैसे भी पता है कि CH4 का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, NH3 का कितना होता है 160 डिग्री और H2O का कितना होता है 104 डिग्री 30 मिनट का होता है। ये आपका बॉन्ड एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पार्श्व परमाणु का आकार, तो पार्श्व परमाणु का आकार की बात करते हैं, जैसे आपका SF2, SCl2, SBr2, ठीक है। यहाँ पे देखो हम बात करते हैं कि पार्श्व परमाणु, ये पार्श्व परमाणु है ना, सराउंडिंग एटम जो बाहर वाले जुड़े हुए हैं, ये तो सेंट्रल एटम सेम है लेकिन चेंज क्या है, ये आपका पार्श्व परमाणु। तो आकार किसका बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इसका साइज बढ़ रहा है। तो पार्श्व परमाणु के साइज के ऊपर ये क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बॉन्ड एंगल आपका ऐसे बढ़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और जैसे हम बात कर लेते हैं कि बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपका OF2 है, Cl2O है, Br2O है, तो इसके अंदर देखो क्या बात हो रही है कि बंधित परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके अंदर भी बंधित परमाणु ये है और सेंट्रल एटम ये है। तो बंधित परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्लोरीन की विद्युतता सबसे ज्यादा होती है तो इसकी बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम, तो इसका सबसे कम, इसका ज्यादा और इसका ज्यादा। इस तरीके से ये ऑर्डर है, आपको ध्यान में रखने कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो इस तरीके से आपके जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो 3 बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में। धन्यवाद।